पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अर्शद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आजकल जो फैसले हो रहे हैं उसमें नजर आता है कि पाकिस्तानी अवाम का जो मुफाद है उसका इतना ख्याल नहीं रखा जाता। हुकूमत जिस तरह से फंक्शन कर रही है, हुकूमत के जितने इदारे फंक्शन कर रहे हैं, उससे लगता यह है कि शायद चंद लोगों के मुफादात बचाने हैं, लेकिन आम आदमी जो है, जो पाकिस्तान का टैक्स पेयर भी है, जो पाकिस्तान में बिजनेस करता है, उनका जितना निचोड़ सकते हैं उनको निचोड़ें, जितना दबा सकते हैं उनको दबाएं, लेकिन जो ऑफशोर वाले हैं, बड़े लोग हैं, उनसे पूछने की जहमत भी नहीं। और इस तरह का मामला हमने देखा नैब के साथ भी हुआ, एफबीआर के साथ तो यहां तक हुआ कि मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने कहा कि जनाब आपने क्या कार्रवाई की है, तो पता लगा कि जो 200 गज का फासला था दफ्तर खारजा में और एफबीआर का, वो उनको 6 माह लगे वो फासला तय करने में। और जो नोटिस की हालत थी, पूछा गया कि जी हुक्मरान खानदान के जो चश्मो चिराग हैं उनके साथ क्या किया, तो वहां पे बड़ी एक शर्मिंदा किस्म की सूरत हाल बनी और शर्मिंदा चेहरे नजर आए कि नहीं जनाब इस पे तो कुछ नहीं करते। लेकिन जो पाकिस्तान का आम आदमी है उसके साथ क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। आम आदमी के साथ ये भी होता है कि हाल ही में जो रिपोर्ट्स आई कि 125 अरब रुपए इजाफी जो बिजली आप कंज्यूम करते हैं वो हुकूमत ने आपकी जेब से निकाले और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई कि किन लोगों ने ये काम किया। हालांकि इस हवाले से पाकिस्तान के सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने भी जिक्र किया कि जनाब यहाँ पे कुछ, अब मैं तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो सदर मुमलिकत ने कहा था, वो आपको प्रोग्राम में आगे चल के सुनाएंगे कि इन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो हेड्स हैं उन्होंने कहा जी इनको हटा दें, लेकिन वो इतना पावरफुल लोग हैं, इतने पावरफुल लोगों के साथ शायद उनके लिंकेज हैं कि पाकिस्तान का सदर भी उस बारे में कुछ कहे तो उनको हटाया नहीं जा सकता। मुल्क की मईशत की तरफ नजर डालें तो पता लगता है कि जनाब जो बैनुल अक़वामी कुछ अखबारात हैं और वो जो इस हुकूमत के इश्तिहारों की जो पॉलिसी है वो देखें तो पता लगता है अरबों रुपया पाकिस्तानी टैक्स पेयर का दिया जाता है। और वहां से अच्छे अच्छे जब आर्टिकल आते हैं कोई ऐसे मैगजीन्स में जिसकी कि 500 से भी ज्यादा शायद सर्कुलेशन ना हो, वो दिखाए जाते हैं कि जनाब देखें ये हुआ और IMF के फलाने रिव्यू में ये चीज आ गई और फलां मैगजीन ने ये कहा। लेकिन जब असल बात आती है तो पता लगता है कि किसान भी पाकिस्तान में पिस रहा है, जो मजदूरी करता है, जो नौकरी करता है, उन सारे लोगों का इस्तेसाल हो रहा है। पिछले 2 माह में 4 दफा पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई। आज फिर वजीर खजाना ने कौम को यह तोहफा दिया कि जनाब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। जी हाँ, ये वही इकोनॉमिक टीम है जो कहती है हम बड़े तजर्बाकार हैं। तजर्बाकार यकीनन है, और जो पनामा केस हुक्मरान खानदान के खिलाफ अदालत उज़्मा में चला और जिसका फैसला अभी तक महफूज है, उसमें ये चीजें खुल के सामने भी आई कि किस तरह कितनी इकोनॉमिक एक्सपीरियंस टीम है कि उनके अपने लोगों का तो फायदा होता है लेकिन पाकिस्तानी आम आदमी की तरक्की उस तरह से नहीं हुई जितनी हुक्मरान खानदान की। मैं अपने पैनलिस्ट का नाज़रीन आपसे तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं नईमुल हक साहब, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनके साथ तशरीफ फरमा हैं अनवर बेग साहब, सेंट्रल वर्किंग कमेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं। आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, इस हवाले से सदर मुमलिकत ने जब कहा कि कुछ इदारों में ऐसे लोग हैं जो कि काम भी नहीं करते, उनको किस चीज की आदत पड़ गई है, आइए जरा सुनते हैं। मैंने गौर किया है कि इस पर कोई खास अमल दरामद मुझे नजर नहीं आया और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अच्छी तजावीज़ भी हमारे बहुत से सरकारी मुलाजिम उस पर अमल नहीं करते हैं, इसलिए कि उनको काम करने की आदत नहीं रही है। कहना पड़ता है कि हरामखोरी की आदत पड़ गई है हमारी कौम के बेशुमार शोबों में। जी नहीं मुल्क साहब, ये पाकिस्तान के सदर मुमलिकत ये चीज फरमा रहे हैं। वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं और ये हालत मैं समझता हूँ पूरे मुल्क में हुकूमत के तकरीबन हर शोबे की है, हर डिपार्टमेंट की है। बड़े बड़े इदारे इसीलिए तबाह हो गए हैं कि वहाँ पे करप्शन से भरपूर अमल यानी करप्शन से भरपूर कार्रवाई हमेशा होती रही है हुकूमत के ज़ेर साया, हुकूमत की सरपरस्ती में। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो हुकूमत है इस वक्त, हुकूमत के जो सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी तो आदत है कि सच पर पर्दा डालो, झूठ बोलो, हर कातलों को छुपाओ, चोरी को छुपाओ, लूट मार को छुपाओ। आपको याद है, मैं कई एग्जाम्पल्स आपको सामने बता देता हूँ। रेमंड डेविस जो कातिल था उसको उन्होंने रात की तारीकी में गायब कर दिया। राना सनाउल्लाह सारी रात जेल में बैठ के रह के उसको सुबह उन्होंने रुखसत किया और कहा कि जी हमने क़िसास अदा किया है। अमरीकी हुकूमत ने कहा जी हमने तो एक पैसा नहीं दिया क़िसास का। मॉडल टाउन के रिपोर्ट क्या हुआ, मॉडल टाउन के कातलों को उन्होंने छुपाया हुआ है। डॉन लीक्स जो करने वाले जो लोग जिम्मेदार थे उसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है, तैयार हुए हुए भी मेरे ख्याल 1 महीने से ज्यादा हो गया है, उसको छुपा दिया इन्होंने। पनामा लीक्स में अपने एहसासों को
अपने, यानी उनको, वो तो पकड़े गए ना पनामा लीक्स में, ये वरना ये छुपा रहे थे, इन्होंने छुपाया हुआ था बहुत अरसे से। अब हकायक सामने आ रहे हैं तो ये एक झूठ दूसरा झूठ, एक लेटर दूसरा लेटर, ये किस्से कहानियां, इनकी कहानियां आपस में टकरा चुकी हैं। बिल्कुल ठीक है। अनवर बेग साहब, क्या सदर मुमलिकत ने आपकी हुकूमत की गुड गवर्नेंस के खिलाफ इस बयान के जरिए चार्जशीट इशू की है? वेल अरशद, प्रेसिडेंट साहब की क्लिप आपने दिखाई है। आई थिंक इट्स बेटर यू आस्क हिम जो कुछ उन्होंने कहा है। बट पाकिस्तान के सदर हैं, सदर मुमलिकत हैं बेग साहब। ठीक है, आई एग्री, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सो द गवर्नमेंट शुड टेक हिज स्टेटमेंट सीरियसली। जो कुछ उन्होंने कहा है, राइटली कहा, रॉन्गली कहा है, आई मीन वो तो सदर साहब जानते हैं जो कुछ भी उन्होंने कहा है। कमर ज़मान कायरा साहब, सदर मुमलिकत के हमने बयान चलाया और उन्होंने कहा कि जी मैंने रिकमेंडेशंस भी दी थी और मैं इससे पहले जिक्र कर चुका हूं कि 125 अरब रुपए इजाफी पाकिस्तानी कौम से चार्ज किए गए। और सदर मुमलिकत कहते हैं कि बहुत से इदारों में ऐसे लोग हैं, सदर मुमलिकत ने कहा जिनको हरामखोरी की आदत पड़ गई है और हमारी कौम के बेशुमार शोबों में ऐसे लोग हैं। उनकी रिकमेंडेशंस थी कुछ कि जनाब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो भी नहीं हुई। क्या ये चार्जशीट है हुकूमत की गुड गवर्नेंस के दावों के बारे में? देखिए अरशद साहब, सदर पाकिस्तान वो कितने भी ममनून हो, लेकिन वो सदर पाकिस्तान है और उन्होंने जो बात कही है उसको एक वजन है और वो यकीनन हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। इसलिए कि सदर जो बात करता है, सदर जो तकरीर करता है, वो हुकूमत की नुमाइंदगी होती है। और ये बड़ा सीरियस एलिगेशंस है और ये सदर साहब ने पहली दफा नहीं लगाई। ये कहना कि इदारों के अंदर हरामखोर बहुत हैं और उनको, दूसरी जो ज्यादा अहम बात है, उन्होंने कहा मैंने आइडेंटिफाई किया, मैंने कहा फलां फलां लोगों को निकालो, कोई सुनता नहीं है। लेकिन ये बात सदर साहब ने पहली दफा नहीं कही। इससे कबल वो 14 मई 2016 को जब पनामा इशू अभी शुरू हुआ था तो उन्होंने उस पर भी अपनी गुजारिशात कौम। बिल्कुल कमर ज़मान कायरा साहब, आपने बहुत अच्छी बात याद कराई। मैं ख्याल वो भी नाजरीन को एक दफा फिर सुनाते हैं कि सदर मुमलिकत ममनून हुसैन साहब ने, और बकौल कमर ज़मान कायरा साहब जितने मर्जी वो ममनून हो हैं तो सदर पाकिस्तान शायद उनको भी पाकिस्तान का उतना होता होगा जितना एक आम पाकिस्तानी शहरी को कुदरत की तरफ से ये पनामा आया है। क्या कहा था सदर मुमलिकत ने, आइए सुनते हैं। ये जो पनामा लीक्स है जो आपने देखा है ना, ये मामला जो उठा है, ये भी कुदरत की तरफ से उठा है और इसकी वजह से पता नहीं कौन कौन से मामलात उठेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि साहब हमने तो ये कर लिया, वो कर लिया, उनका कुछ नहीं हो सकता। आप देखिएगा कैसे कैसे लोग पकड़ में आएंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। कभी कोई वाकया दो माह के बाद होगा, कोई 4 माह के बाद होगा, कोई 6 माह के बाद होगा, कोई 1 साल के बाद होगा। ये अल्लाह का एक निज़ाम है, चाहे हम में से कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन अगर अल्लाह ये बात चाहता है, जो मुझे लगता है कि अल्लाह चाहता है। जी नाज़रीन, आपने सुना। बेग साहब, ये किसके बारे में सदर मुमलिकत कह रहे देखें, मैं ये समझता हूँ अरशद, सदर साहब ने जिसके बारे में भी बोला है, जो कुछ इन्होंने कहना है, जब नेशनल असेंबली को स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस होता है, जब बिगिनिंग ऑफ द ईयर नए सेशन को जब प्रेसिडेंट एड्रेस करता है और उसके अंदर जाहिर है वो पिछले साल की जो परफॉर्मेंस होती है गवर्नमेंट की वो सब जिक्र करते हैं अच्छाई, तो ही शुड बी बोल्ड इनफ टू से व्हाटएवर ही हैज सेड ऑन द टीवी, वो वहाँ पे कहें। ये तो मुझे ये नहीं पता उनके पास इंफॉर्मेशन होगी। नाम आपको आता होगा जिनकी तरफ इशारा किया सदर मुमलिकत? देखें, अब आप चलें, मैं आपको नाज़रीन एक और सदर मुमलिकत हुसैन साहब ने एक और बात की थी, करप्ट लोगों पे, उनके फिर चेहरों के साथ क्या होता है, इस हवाले से सदर ममनून हुसैन का क्या कहना था, ये देखते हैं। करप्ट लोगों में भी मुख्तलिफ दर्जात हैं। कोई बहुत ज़्यादा करप्ट है, कोई दरमियाना करप्ट है, कोई तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करप्ट है। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करप्ट है, कभी आप देखिएगा मनहूस चेहरे होते हैं, मनहूस चेहरे पे नहूसत टपक रही होती है, अल्लाह की लानत उनके चेहरों पर मौजूद होती है, जो नजर आते हैं कि ये कोई बहुत ही बड़ा करप्ट आदमी है। कभी गौर कीजिए इस बात पे। जी बेग साहब, कभी गौर किया आपने किन लोगों का जिक्र कर रहे थे सदर मुल्क, और ये उन्होंने 14 मई 2016 को ये बात की थी? अरशद, मेरा ख्याल है लेट्स नॉट गो इनटू नेम्स। मैं तो ये कहता हूँ कि सदर साहब ने अगर ये कहा है, टीवी पे आपने दिखाया, उन्होंने कहा है, तो जब नेशनल असेंबली को आएंगे एड्रेस करने,
He should pinpoint all these things. ना सिर्फ ये 5 नवंबर को भी उन्होंने ये याद करवाया ऐसे लोगों के बारे में, कहा था 5 नवंबर 2016 को। आइए नाज़रीन देखते हैं। और मैं कभी कभी हैरान होता हूं कि कई ऐसे लोग हैं जो बड़े बदुल्मान बेईमान, उनकी शक्लों से नहुशत बरसती है, मुझे तो उनकी शक्लें मनहूस लगती हैं, लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं वो बड़े सीना तान के चलते हैं जैसे कि कुछ वो बड़े छोटिया सर्राफ हैं, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। अफसोस होता है कि ये चोरी और ये सीना जोरी ये हमें नजर आती है, लेकिन बहरहाल मैं आपको बताता हूं कि हमें इसका तदारुक करना पड़ेगा, वरना हमारा माशरा तरक्की नहीं कर सकता, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जी सेनेटर बेग साहब, आपने फिर सुना सदर मुमलिकत साहब ने ये चोरी और सीना जोरी और कुछ तदारुक करना पड़ेगा, कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप? देखिए, फिर आप बार बार मेरे से ये पूछ रहे आइडेंटिफाई, ये तो सदर साहब से आप पूछे ना, मुझे नहीं पता उनके ज़हन में कायरा कौन साहब ने लोग जिक्र हैं। किया था, मैं अगर नहीं साहब इजाजत दें, मैं कमर ज़मान कायरा साहब, क्योंकि आपने इन तकारीर का हवाला दिया था, आप की तरफ मैं ये सवाल लेके आता हूं। बेग साहब तो कह रहे हैं कि जब पार्लियामेंट से खिताब करते हैं सदर मुमलिकत तो वहां ये चीजें कहनी चाहिए। कोई आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सदर मुमलिकत किन के बारे में ये चीजें कह रहे हैं? जी कमरजमान कायरा साहब राब्ता करते हैं, नहीं मुल्क साहब आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में पिछले 7-8 साल से करप्शन की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इन साहिबीन इक़्तिदार पर आयद होती है जो इस वक्त इक़्तिदार पर काबिज हैं या फाइज हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब नंबर 1 इस जहन में आते हैं, यानी प्रेसिडेंट साहब की जो तकरीर मैंने अभी सुनी, इनके भाई शहबाज शरीफ साहब दूसरे नंबर पे आते हैं, और इनके साथ साथ इनके तमाम करीबी रफ़क़ा वो मुख्तलिफ औक़ात में, यानी अभी नहीं बल्कि पिछले 20-30 साल से, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बारहा आ चुकी है इक़्तिदार पर फायज होकर, इन्होंने अपने इक़्तिदार से फ़ायदा उठाकर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर अपने ताकत के से तजावज़ करके, अपने इख्तियारात से तजावज़ करके इन्होंने पाकिस्तान में करप्शन की इंतहा कर दी है। बेशुमार सबूत मौजूद हैं। पनामा जो है ये पाकिस्तान की मजमूई कौमी करप्शन का एक छोटा सा हिस्सा और उसकी बहुत सी मिसालें दे चुके हैं। कमरजमान कायरा साहब, आपने जिन तकारीर का सदर मुमलिकत की जिक्र किया था मई 2016 और नवंबर 2016, वो हमने क्लिप सुनाए। अनवर बेग साहब से हमने 2-3 दफा पूछने की कोशिश की कि सदर मुमलिकत किन का हवाला दे रहे थे। उन्होंने कहा उन्हें तो ये खिताब आके पार्लियामेंट में जब वो एड्रेस करते हैं वहां पर यह करना चाहिए, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं किया। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किन लोगों का जिक्र कर रहे हैं सदर ममनून हुसैन? अरशद शरीफ साहब, अनवर बेग साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, बड़े प्यारे, क्यों उनसे आप उनको मुश्किल में डालते हैं? आप इससे किसी का नाम मत पूछिए हमसे। आप ये देखिए वो कह के इनको रहे। अगर वो कह रहे हैं कि मैंने कई दफा कहा है ऐसे लोगों को हटाओ तो नहीं हटाया जा रहा, अगर वो कह रहे हैं कि पॉलिसियां ऐसी बनाई जा रही हैं, अगर वो कह रहे हैं कि कोई 2 महीने में पकड़ा जाएगा, कोई 6 महीने में पकड़ा जाएगा, कोई 1.5 साल में पकड़ा जाएगा, तो किसका जिक्र है? अरशद शरीफ का और कमर ज़मान का और अनवर बेग का तो नहीं हो रहा ना। जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग बैठे होंगे, जो बाइख्तियार होंगे, उसी तबके का, उस तबके में से कुछ लोगों का जिक्र हो रहा होगा ना। अगर वो कह रहे हैं कि लोगों को गलत पेमेंट्स थी अरबों रुपए, तो क्या मेरे और आपके हाथ में है हमने पेमेंट्स करनी है या अनवर बेग साहब ने करनी है? यकीनन वो हुक्मरानों को कह रहे हैं, हुक्मरान तबके को कह रहे हैं, बाइख्तियार लोगों को कह रहे हैं, और उसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का भी जिक्र किया है, और वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द नेशन है। वो एक बड़े के तौर पे यकीनन जो एड्रेस टू नेशन होता है सदर मुमलिकत का, जब पार्लियामान से खिताब करते हैं वो तो हुकूमत, बेग साहब जानते हैं इस बात को कि वो तो हुकूमत की तरफ से लिखी हुई एक स्पीच आती है जिसमें उनकी अपनी इनपुट नहीं होती। ये पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर ऐसा ही है। लेकिन सदर मुमलिकत जब भी बोलते हैं, ये उन्होंने किसी जगह बैठ के गप्पे लगाते हुए अचानक बात नहीं की, ये कौमी मीडिया के सामने वो बिल्कुल सही। आज एक सदर का तो जिक्र हो गया, एक साबिक सदर आसिफ जरदारी का भी नाज़रीन जिक्र करते चले। आज उन्होंने कराची में जब मीडिया से बातचीत की तो PSL2 जो लाहौर में हो रहा है उस हवाले से उन्होंने एक बयान दिया कि जनाब नवाज शरीफ साहब ये PSL करवा कर एक पब्लिक शो करना चाहते हैं कि पंजाब कितना पीसफुल है। क्या कहा साबिक सदर आसिफ जरदारी ने, आइए सुनते हैं। PSL आई थिंक मियाँ साहब या जो भी इसके ऑथर हैं
वो एक पब्लिक शो करना चाहते हैं कि जी पंजाब कितना पीसफुल है। तो मेरी नज़र में तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट डिसीजन। सिक्योरिटी रिस्क ज़रूर है। जी बेग साहब, साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब को भी आपने सुना, इस पे तो आप कुछ कह सकते हैं। वो कह रहे हैं सिक्योरिटी रिस्क जरूर है और एक पब्लिक शो करवाना चाहते हैं कि देखें जी पंजाब कितना पीसफुल है। क्या वाकई ऐसा है? आप यकीनन अभी आ रहे होंगे, ईसीओ समिट हो रही है, रास्ते बंद हैं, जो सिक्योरिटी के हालात हैं, तो क्या हमने वाकई पीसफुल कर लिया? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हम? देखें, क्रिकेट पाकिस्तान में होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली जब से वो श्रीलंका का मसला बना था आज से 8-10 साल पहले, उस वक्त के बाद यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई। जहाँ तक पीएसएल का तल्लक है, ये जो फाइनल हो रहा है, मैं ये समझता हूँ, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग गैम्बल। ये हमें, वी कैनॉट अफोर्ड दिस गैम्बल। मैं इस बात पे जरदारी साहब से एग्री करूँगा कि यानी ये रिस्क, इट वाज नॉट वर्थ। सदर ममनून से एग्री नहीं कर रहे थे, जरदारी साहब से एग्री जो कर बात रहे हैं। जो बात उन्होंने तो पिन पॉइंट की है ना, ममनून साहब ने बात की है जरूर, बट ही हैज नॉट पिन पॉइंटेड। अब आप किसका जिक्र कर रहे हैं? व्हाट डू आई नो, देयर आर सो मेनी फंक्शनरीज इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। कमिंग बैक टू पीएसएल, मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैच या फाइनल खेलने जा रहे हैं, अब ये तो ऐसे लगेगा जैसे लाहौर के अंदर पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है। अब आप इस्लामाबाद ले लें, अनफॉर्चुनेटली हम सब इस्लामाबाद में, यानी इस वक्त इस्लामाबाद में मैं अपने घर, मुझे 10 मील घूम के जाना पड़ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि कल फेडरल गवर्नमेंट बंद है, स्कूल्स बंद हैं, हर चीज़ बंद है। बैंक्स खुलें, क्योंकि बैंक्स को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन नहीं निकाला, जो उनका रेगुलेटर है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी इस्लामाबाद में कल, आज भी बंद थी और कल भी बंद रही। माशाल्लाह हमारी इकॉनमी इज डाउन द ड्रेन एट द मोमेंट, और ऊपर से आप 2 दिन आप बंद करेंगे और कद्दाफी स्टेडियम के आसपास दुकानें भी बंद करवा दी गई हैं। सब बंद हो जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस कि उस टेंशन में, यानी आप एक क्रिकेटर, तो जरदारी साहब से ही करवा रहे हैं ना कि मियां साहब एक पब्लिक शो करवाना चाहते हैं कि पंजाब बड़ा पीसफुल है। मुझे इस बात का नहीं पता कि ये जो क्लियरेंस इन्होंने दी है पीएसएल की, वेदर द इंटेलिजेंस एजेंसीज लाइक ISI, MI, Special Branch, IB, are they all on board in giving this approval कि आप जाएं कराएं ये? मैं कायरा It's a साहब big और risk. नईमुल हक साहब से पूछ रहा हूं। नईमुल हक साहब, जो अनवर बेग साहब का सवाल है, बहुत अहम सवाल है कि क्या ISI और दीगर क्या नाम लिया आपने? IB, MI, स्पेशल देखिए, ब्रांच सब ऑन बोर्ड देखिए, है। ये बात सोचने की है कि चंद दिन पहले जब PSL का दुबई में आगाज हुआ, उस वक्त उसके फौरन बाद लाहौर में 2 बड़े जबरदस्त दहशतगर्दी के वाकयात हुए और पूरे पाकिस्तान में हुए। PSL दुबई में इसलिए करवाया जा रहा था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से हालात उसके लिए साजगार नहीं थे। अब जबकि हालात पिछले 10-15 दिन में और ज्यादा खराब हो गए हैं, हुकूमत का ये फैसला करना कि इसको लाहौर में कराया जाए PSL के फाइनल को, ये खुदा न खास्ता अगर क्रिकेट के दौरान आसिफ जरदारी साहब की विजडम से आप कितना एग्री करते हैं जब वो ये कहते हैं कि जनाब मियां साहब एक पब्लिक शो कराना चाहते हैं कि पंजाब कितना पीसफुल है? क्या वाकई और तमाम इदारे इस पे ऑन बोर्ड हैं? मैं इस स्टेटमेंट से इत्तेफाक करता हूं, मगर इमरान खान साहब ने जो कहा अपने ट्वीट में भी और आज उसके अपने इंटरव्यू में भी, उन्होंने कहा कि अगर खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी का वाकया लाहौर में कहीं भी हो जाता है मैच के दौरान, तो फिर 10 साल तक पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा, उसका अजाला करना बड़ा मुश्किल होगा। कमरजमान कायरा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जब साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि मियां साहब एक पब्लिक शो करना चाहते हैं कि जी पंजाब कितना पीसफुल है, क्या वाकई एक पब्लिक शो है? और आपके और इमरान खान के व्यूज में इसमें कुछ सिमिलैरिटीज ज्यादा बढ़ती नहीं जा रही है हालिया दिनों में? अरशद शरीफ साहब, सिमिलैरिटीज तो खैर हमारी क्या बढ़ेगी, कोशिश तो बड़ी थी और बड़ी है और रहेगी कि सिमिलैरिटीज बने, बट ये एक ऐसा इशू है जिसको मुख्तलिफ एंगल से अपना अपना ओपिनियन दिया जा सकता है। आप इसको और एंगल से देख रहे हैं। खान साहब ने कहा कि अगर खुदा न खास्ता धमाका हो गया तो 10 साल हम पाकिस्तान में और क्रिकेट नहीं हो पाएगी। तो कायरा साहब, मैं उसी एंगल से देख रहा हूं जिस पे आपकी पार्टी के को चेयरमैन कह रहे हैं पब्लिक शो है, सिक्योरिटी रिस्क भी है, और यही बात गालिबन इमरान खान ने भी की है। पब्लिक शो भी है, सिक्योरिटी रिस्क भी है, ये कोई इसमें शक नहीं। दूसरी बात यह है
कि ये मैसेज भी है कि पंजाब पीसफुल है, ये भी देने की वो कोशिश करेंगे। अब इस पे क्या वो अपनी पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं? पॉलिटिक्स भी लोग करते हैं, उसमें भी कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ये रिस्क बहरहाल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब पीएसएल का लाहौर में फाइनल कराने की बातें हो रही थी, उसके बाद ये लाहौर में बम धमाका हुआ, उसके बाद जो गवर्नमेंट का फैसला है। कमरजमान कायरा साहब, आप एक 23 जनवरी का बयान जो पंजाब असेंबली में दिया गया था उसको आप काफी डिस्काउंट कर रहे हैं, जिसके बाद पहले धमाकों की सीरीज 30 जनवरी से शुरू हुई। ये फिर किसी एक और प्रोग्राम में मैं उसके तफसीलन बात करूंगा। फिलहाल मुझे एक वक्फा लेना, वक्फे के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो पाकिस्तानी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनके साथ आजकल क्या हो रहा है? जी हाँ, वही FBI जो हुक्मरान खानदान से पूछने में कुछ नाकाम रहा, जो फॉरेन ऑफिस तक का 200 गज का फासला उन्हें 6 महीने में तय करने में लगे और उसके बाद फाइलों में बंद करके सब कुछ रख दिया गया। वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? जो पाकिस्तान में टैक्स देना चाहते हैं, पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? एक वक्त के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में बात करेंगे कि जो लोग पाकिस्तान में, जिनके कारोबार पाकिस्तान में, जो टैक्स पाकिस्तान में देते हैं, उनके साथ क्या करता है FBI। जी हाँ, वही FBI जो हुक्मरान खानदान से कुछ पूछने की ताकत नहीं रखता। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जुबैर तुफैल साहब, सदर है पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। जुबैर तुफैल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। आजकल मुझे पता लगा है लाहौर, कराची, फैसलाबाद, तमाम चैम्बर्स हुकूमत से नाराज हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सही फरमा रहे हैं, गुज़िश्ता तकरीबन 1 महीने से जो है FBI की जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सब जगह जो है वो टैक्स पेयर्स के ऑफिस में छापे मार रहे हैं और उनका कहना ये होता है कि जो आपने टैक्स अदा किया है वो कम है और इससे ज़्यादा अदा करें। और इसमें दूसरी बात जो ख़ास तौर पे वो एक कमर्शियल इम्पोर्टर्स की है। कमर्शियल इम्पोर्टर्स जो हैं उनका जितना भी टैक्स होता है वो तमाम कोर्ट के ऊपर अदा कर देते हैं। उसमें 17% सेल्स टैक्स होता है और 3% वैल्यू एडिड टैक्स होता है। उसके बाद उनका मजीद कोई टैक्स नहीं होता और उन पर यह तय है कि इसके बाद ये इनका फुल एंड फाइनल टैक्स है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से FBI की जो फील्ड फॉर्मेशन है वो इन कमर्शियल इम्पोर्टर्स के ऑफिस पे छापा मारते हैं और कहते हैं कि जी आपने टैक्स कम दिया है, जबकि उनको कोई इख्तियार नहीं है। बहरहाल हमने ये तमाम चीज़ें FBI के नॉलेज में लेके आए और फिर हमारी उनसे बातचीत भी हुई। उसमें उनके चेयरमैन साहब से भी बात हुई और उन्होंने यकीन दिलाया कि अब कोई इस किस्म का छापा जो है कहीं भी किसी कमर्शियल इम्पोर्टर के। सेक्शन 38 में आपकी प्रेस रिलीजेस पढ़ रहा था, जो आपकी मीडिया से बातचीत हुई। सेक्शन 38 क्या है और इसका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है, हद से तजावुज कर रहा है FBI, ये क्या मामला है? देखिए, ये बगैर नोटिस दिए कहते हैं कि उसको समन करते हैं और कहते हैं कि जी आप फौरन उसके टैक्स ऑफिसर के पास पहुंचे, जबकि इनको इस बात का इख्तियार उस वक्त तक नहीं है जब तक कि इनके पास कोई सबूत हो। ये बगैर किसी सॉलिड सबूत के उनको हिरासा करते हैं और आजकल उनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी भी तरह से उससे मजीद टैक्स हासिल किया जाए, जो ड्यू नहीं है वो भी हासिल किया जाए। इनको सर्टेन टारगेट्स मिलते हैं FPR से, इस्लामाबाद से। वो टारगेट से अगर ये कुछ कम बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की। क्या ये टारगेट्स मीट हो चुके हैं या कि अब क्योंकि जिस तरह से हालात हैं हमारी इस वक्त मईशत के, वो टारगेट्स FBI मीट नहीं कर सका, तो इसलिए जो पाकिस्तान में रह के बिजनेस करना चाहते हैं, पाकिस्तान में टैक्स दे रहे हैं, उनके बाजू मरोड़े जाए? क्या ऐसा वाकया हो रहा है? जी हाँ, इसी तरह खौफ और हिरास पैदा किया जा रहा है। बहरहाल देखिए, हम इनसे कहते हैं कि आपने टैक्स हासिल करना है तो आप टैक्स का नेट को ब्रॉड करें, आप जो है नए टैक्स पेयर को तलाश करें, बजाय इसके कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है उसी की गर्दन दबाने की कोशिश की जाती है। ये बिल्कुल कतई गलत है और इनसे हमारे गुज़िश्ता 5-6 दिनों से बातचीत चल रही है और इन्होंने हमें जो गुज़िश्ता फ्राइडे को ये यकीन दिलाया था कि चेयरमैन साहब ने कि अब किसी के ऑफिस में और या कारखाने पे नाजायज छापा नहीं मारेंगे अनलेस के उसके पास कोई बहुत ही बिल्कुल ठीक है जुबैर तुफैल साहब, बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह इस इशू को आइंदा मजीद भी फॉलो करेंगे। लेकिन नाज़रीन,
जुबैर तुफैल से बात करने के बाद एक दफ़ा फिर मुझे सदर ममनून हुसैन साहब ने हाल ही में जो बयान दिया है, मुख्तलिफ शोबों में कौन से लोग बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, आइए ज़रा दोबारा सुनते हैं। मैंने गौर किया है कि इस पर कोई खास अमल दरामद मुझे नजर नहीं आया और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अच्छी तजावीज़ भी हमारे बहुत से सरकारी मुलाजिम उस पर अमल नहीं करते हैं, इसलिए कि उनको काम करने की आदत नहीं रही है। कहना पड़ता है कि हरामखोरी की आदत पड़ गई है हमारी कौम के बेशुमार शोबों में। जी बेग साहब, ये सदर मुमलिकत ने जो बात की और जुबैर तुफैल साहब ने की, आपका FBR वो FBR जो कि हुक्मरान खानदान के बारे में तो कुछ नहीं मालूम कर सका, पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी आर्म ट्विस्टिंग इसी तरह जारी रहेगी आपके दौरे हुकूमत में क्योंकि आपके टारगेट्स मीट नहीं हुए? देखें जी, आई टेंड टू एग्री विद द फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स। ख़ास तौर पे कराची बिजनेसमैन जिसके पास ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना रोड है, ना लॉ एंड ऑर्डर है और एक भत्ता माफिया है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स इन कराची वो अपनी जितनी एक्सपोर्ट्स की कमिटमेंट है वो पूरी कर रहा है। वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर रहा है अपने लॉसेस करके, और फिर ये छापे डालना और उनको अपने रिफंड्स ना इन टाइम में देना, मैं ये समझता हूँ ये ज्यादती है बिजनेसमैन के साथ और पर्टिकुलरली दैट ऑफ कराची। जाहिर है पंजाब में भी यही हालात है, बट वहाँ पे इतना भत्ता माफिया पंजाब में नहीं है जितना कराची में था। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ द डे और स्पेशली द कॉमर्स मिनिस्टर, he should intervene. He should tell the FBR not to harass his business community, क्योंकि business community directly commerce ministry के साथ डील करता है। टैक्सेशन में yes FBR, ये वजह तो नहीं है कि रेमिटेंसेस भी कम हो गई हैं, टारगेट्स मीट नहीं हो रहे, तो चलो जो पाकिस्तान में है उनको मजीद निचोड़ें? देखिए बात आपकी सही है, पॉइंट ये है कि ये देखिए आपका जितने एक्सपोर्ट्स हैं वो 25 बिलियन का आपका टारगेट था, 20 बिलियन आपको आया। होम रेमिटेंसेस वो डिक्लाइन पे हैं, आपका इंपोर्ट ज़्यादा है जो कर रहे हैं और आपका डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, यानी और लोकल करेंसी बोरोइंग्स इज माइंड बॉगलिंग। आप ये स्टेट बैंक के फिगर्स हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये स्टेट बैंक बोल रहा है। फिर हम ये कहानी मारते हैं कि जी इकॉनमी इज ऑन द राइट ट्रैक। आज अखबार में आया है, यानी चाइना से अब आप IMF को आपने पीछे छोड़ा, अब चाइना के पीछे पड़ गए आप। चाइना से आज $700 मिलियन का लोन लिया है उन्होंने कि भाई अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को फिलअप करना है। अभी हफीज पाशा साहब ने, जो एक एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे पाकिस्तान का, मैं ये समझता हूँ ही इज़ वन ऑफ द टॉप क्लास इकोनॉमिस्ट इन द कंट्री, उन्होंने कहा है कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर we have to repay $15 billion। ये कहां से आप देंगे? जो प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट पेमेंट है वो इसी तरह देंगे ना बिजनेसमैन को। कहे नईमुल हक साहब, जो मईशत की हालत है और जो कुछ FBR कर रहे हैं और जो अदालत में उन्होंने बयान दिए, तो अब क्या पाकिस्तानी कौम को निचोड़ा जाएगा? बाहर से लोगों ने पैसे भेजने कम कर दिए, शायद उसकी एक वजह बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब वजीर आजम के अपने खानदान के कारोबार बाहर होंगे, जो पाकिस्तानी गरीब आदमी वहां पे मेहनत करके पाकिस्तान भेजता है पैसे, वो इसलिए भेजे कि यहाँ से पैसा लूट के वापस बाहर जाए। पिछले साल FBR का रेवेन्यू का टारगेट था हुकूमत का जो बजट 3100 अरब रुपए, इन्होंने 2500 अरब रुपए जमा किए और जून के आखिर में जब इनको रिपोर्ट करना था IMF को, पूरी दुनिया को दिखाना था कि हमने 3100 का टारगेट पूरा कर लिया है, इन्होंने अगले साल का यानी इन्होंने एडवांस इनकम टैक्स लेना शुरू किया बड़े बड़े ग्रुप से, और इन्होंने इनकम टैक्स रिफंड रोक लिए और जाली खाते दिखाकर इन्होंने पूरी दुनिया को एक झूठ बोला। और मैं इसाक डार को चैलेंज करता हूं कि वो इसको डिनाई करें कि झूठ बोला कि हमने 3100 का हदफ पूरा कर लिया है। इनके पास सिर्फ 2500 या 600 के जमा हुए थे, अरब रुपए थे। ये इन झूठ बोलने की आदत है। मईशत की इतनी बुरी हालत है, इनके सारे आदाद शुमार, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हफीज पाशा ले लें, डॉक्टर अशफाक हसन खान ले लें, डॉक्टर सलमान शाह और बड़े बड़े जो लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं, साकिब शिरानी, उनको आप बुला के प्रोग्राम करें तो आपको बताएंगे हमारी मईशत की हकीकत क्या है। मईशत इस वक्त पाकिस्तान की आधी इकोनॉमी इन सब माहिरीन के मुताबिक ब्लैक इकोनॉमी है, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो टैक्सेबल ही नहीं है। इन्होंने आज रिकॉर्ड नहीं है, कतरी खत नहीं है लोगों के पास, उन्हें कतरी खत लानी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो क्या ऑपरेशन रद्दुल फसाद
पाकिस्तान में फसाद खत्म कर सकता है जब गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और आपके हुकूमती इदारे जिनके बारे में सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस सदर मुमलिकत के ये ख्यालात हैं जो एक चार्जशीट इशू करते हैं, तो उस हालात में और जो FBI जो कुछ कर रहा है बाकी इदारे कर रहे हैं, कमर जमान कायरा साहब से और अपने पैनल से पूछेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सन 2001 से लेकर 2017 तक हमने दहशतगर्दी के खिलाफ मुतअद्दद ऑपरेशंस किए, जिसकी हालिया मिसाल रद्दुल फसाद है और ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पूरे मुल्क में फैला हुआ है। लेकिन एक इंतहाई अहम सवाल कि जब तक हम वो ग्राउंड्स खत्म नहीं करते जिस वजह से दहशतगर्दी होती है, जिसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर गुर्बत भी होती है, और गुर्बत तब होती है किसी भी मुल्क में जहां पे करप्शन होती है, जहां पे ब्लैक मार्केट होती है, ब्लैक इकोनॉमी होती है, जिसका जिक्र नईमुल हक साहब कर रहे थे। नईमुल हक साहब, एक और ऑपरेशन जिसको कहे कि जी अक्रॉस द बोर्ड होगा, पूरे मुल्क में होगा, जब तक आप बुनियादी वजूहात खत्म नहीं करेंगे, वो नर्सरीज जिस वजह से वहां पे कायम होती हैं, जिसमें गुर्बत एक बहुत बड़ी वजह है और करप्शन उसके साथ लिंक्ड है। माजी में भी हमने सुना कि एक्सट्रीमिज्म और करप्शन का भी एक नेक्सस है, वो नेक्सस क्या हम तोड़ पाएंगे? देखिए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले तकरीबन 40 साल से हमारा जो खित्ता है पाकिस्तान, जिसमें वाक़ है, जिसमें अफ़गानिस्तान पाकिस्तान, यहाँ पर खाना जंगी भी हो रही है। अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज ने, पहले रूस ने फिर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया। 30 लाख अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान आकर बस गए और हमारा जो बॉर्डर है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का, वो एक खुला बॉर्डर रहा है पिछले 30-40 साल में। और जो तालिबान थे जिनको पाकिस्तान की हुकूमत ने तस्लीम किया हुआ था, उन्होंने जब वो हुकूमत से महरूम हो गए अमेरिका के कब्जे के नतीजे में, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ मुज़ाहमत शुरू कर दी और परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने उन्हीं तालिबान अमेरिका की हिमायत की और इसके नतीजे में उस वक्त बेशुमार दहशतगर्दी के ग्रुप सामने आ गए जिन्होंने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ, अफगानिस्तान में अमरीकी कब्जे के खिलाफ या अमेरिका के जो हलीफ हुकूमतें हैं उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। मगर इसके खिलाफ पहला जो सीरियस एक्शन लिया गया वो था हमारा नेशनल एक्शन प्लान के तहत, और पिछले चंद सालों में हमने आप कह रहे हैं सीरियस, उसमें तो एक पॉइंट पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। नहीं, सीरियस एक्शन कागजों पे नहीं, वो वजीरिस्तान में वो ऑपरेशन हुआ, पंजाब में इन्होंने नहीं होने दिया। टेरिटरी के लिए गेंद था ना, पंजाब में पहली दफा नेशनल एक्शन प्लान का तो एक पॉइंट पे अमल दरामद नहीं हुआ। नहीं, नेशनल एक्शन प्लान के तहत पाकिस्तानी अफवाज ने दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ वजीरिस्तान, खासतौर पर जनूबी वजीरिस्तान में एक्शन किया। ठीक है जी, उससे खैबर पख्तूनख्वा में और इलाकों में डिबेटेबल पॉइंट है, इस पे फिर बहस करेंगे। इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ टेररिज्म, अनवर बेग साहब, जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे, दहशतगर्दी, एक्सट्रीमिज्म, अस्करियत पसंदी का नेक्सस करप्शन के साथ नहीं तोड़ेंगे, क्या हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के जी हमने दहशतगर्दी खत्म करनी है, अस्करियत पसंदी खत्म करनी है, हम हासिल कर सकेंगे? नहीं, वी हैव टू इम्प्रूव आवर इकोनॉमिक कंडीशंस इन द कंट्री। यहाँ पे जब तक लोगों को जॉब्स और ट्रेनिंग और इस तरीके की चीज़ें मुहैया नहीं होंगी, यू कैन नॉट कर्ब। और दूसरी बात, यू विल हैव टू स्टॉप फॉरेन फंडिंग। जब तक फॉरेन फंडिंग्स कुछ हमारे फ्रेंडली कंट्रीज कर रही हैं, वो स्टॉप करनी पड़ेंगी। यू हैव टू पुट योर फुट डाउन कि जी मेहरबानी करें, यहाँ पैसा ना लगाएं, ये पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल ना करें इन चीज़ों के लिए। मैं ये समझता हूँ वी हैव टू बी वेरी सीरियस ऑन दैट। और उसके अलावा आप ऊपर से जितनी भी पॉलिसी लेवल पे ये सीरियसनेस नजर आ रही है। देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब दीजिएगा। ब्लैक एंड, मैंने व्हाइट पहना हुआ है, ब्लैक इन्होंने पहना हुआ है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस, वी हैव टू बी सीरियस, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो या कोई पास्ट गवर्नमेंट। पाकिस्तान के मुफाद के लिए ये फैसले करने पड़ेंगे। आप एग्री कर रहे हैं बेग साहब से? बिल्कुल करने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ इक़्तिसादी जो बुनियादी मसला है पाकिस्तान की इक़्तिसादियात का, उसमें पाकिस्तान की कौमी दौलत से एक बहुत बड़े तबके को, एक गरीब तबके को हमेशा से महरूम किया गया। नईमुल हक साहब, अनवर बेग साहब का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया, और कमर जमान कायरा साहब भी। नाज़रीन, इंतहाई अहम मौजू है कि माशी वजूहात क्या है दहशतगर्दी की, और जिस माशरे में इतना तबकाती किस्म के आपने अप्स एंड डाउन्स क्रिएट कर दिए हो, इतने आपने फासले बढ़ा दिए हो, जहाँ ब्लैक मार्केट हो, जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो, जहाँ बड़े लोगों का एहतसाब ना होता हो,
तब तक ये माशरे से आप दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकते। और इसकी बहुत सी हमने नाकाम रियासतों की मिसालें देखी हैं, चाहे वो लिबिया हो, चाहे वो इराक हो, चाहे कॉन्गो हो, चाहे हेती हो, उन सब में भी ऐसे ही मामला थे। खुदा ना खास्ता अगर हमने